ओके, क्या क्या कर लिया हमने? सबसे पहला स्टेप बोलो शुरू से रिवीजन में। सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का आइडेंटिफाइंग। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग, कुछ करना ही नहीं होता हमें तो। सेकंड स्टेप मेजरमेंट, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना। हमारा काम कहाँ से शुरू होता है? थर्ड स्टेप से, रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग किस में होती है? बुक 1 में, जिसके बड़े सारे नाम हैं, जर्नल है, और इसी जर्नल को आप डे बुक भी बोलते हो। बच्चे मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पेपर में मैंने अभी एमसीक्यू में भी डाला था 2-3 दिन पहले। जर्नल जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसके 6 टुकड़े कर देते हैं, कैश बुक और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और जर्नल प्रॉपर, और इसी का दूसरा नाम जनरल जर्नल भी होता है। ट्रांजैक्शंस आपको पता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को अकाउंट्स की लैंग्वेज में पोस्टिंग कहते हैं, और पोस्टिंग आप लेजर में करते हो। लेजर के अंदर आप अकाउंट्स बनाते हो, टी शेप अकाउंट्स बनाते हो सब चीज़ों के, ठीक है। टी शेप अकाउंट्स बनाते हो सब चीज़ों के। और अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो उस केस में आप 2 अकाउंट्स लेजर में नहीं बनाओगे। वो 2 अकाउंट्स कौन से होंगे? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप है आपका समराइजेशन, ठीक है ना। समराइजेशन के अंदर आप 2 चीज़ें बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इनको बनाने से पहले आपको एक ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, ये भी एक स्टेटमेंट है। बताओ ट्रायल बैलेंस एज ऑन होगा कि ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर होगा? क्योंकि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट किस दिन होगी? एज ऑन होगी। और आप एक पर्टिकुलर डे पे अपनी अकाउंटिंग रोक देते हो और सारे बैलेंसेस उठा करके ले आते हो, ठीक है। तो ये एक स्टॉक वेरिएबल है और ट्रायल बैलेंस एज ऑन होता है। आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे सारे के सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस उतार दोगे। यहाँ पर आप लिखोगे अकाउंट्स के नेम या अकाउंट हेड, और यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस में सारे के सारे अकाउंट्स उतार दोगे, सबके क्लोजिंग बैलेंस, चाहे वो रियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, सबके बैलेंसेस उतार दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ से इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होंगे उनको P&L में पहुंचाना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होंगे। और जो आपके रियल और पर्सनल नेचर के अकाउंट्स होंगे उनको आप बैलेंस शीट में उतारना शुरू कर दोगे। और बाद में हम देखेंगे किस तरह की हमको एडजस्टमेंट्स उस टाइम पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये है सिंपल। तो अब जो कंफ्यूजन है बच्चे, कंफ्यूजन नहीं, जो पॉइंट आता है वो ये आता है। एक मैंने 2-4 दिन पहले एमसीक्यू डाला था कि which type of accounts are not balanced? कौन से अकाउंट्स थे जिनको बैलेंस नहीं किया जाता? नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता का ये मतलब नहीं कि उनका बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला जाता। पॉइंट है कि उनमें कुछ बैलेंस बचता नहीं है, जो बचता है वो आप P&L में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर देते हो उसी साल। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये बात ना आए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम सिर्फ रियल और पर्सनल के बैलेंसेस डालेंगे, क्या नहीं, आप इसमें नॉमिनल के बैलेंसेस भी डालोगे, ठीक है। किताबों में लिखा होता है ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन में, किताबों में लिखा होगा कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट showing all the closing balances of accounts taken from respective ledger accounts and cash and bank accounts are taken from cash book। ये पूरी डेफिनेशन किताबों में लिखी होती है कि सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस तो आप लेजर से उठा रहे हो, मगर कैश और बैंक का बैलेंस आप कैश बुक से उठा रहे हो, यही लिखा हुआ है, ठीक है।
ट्रायल बैलेंस के क्या क्या फायदे हैं, ये थ्योरी पार्ट है, हम इसको बाद में और डिटेल में करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या फायदे। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? आप डायरेक्ट, आपको क्या चाहिए P&L में डालने के लिए, आपको नॉमिनल अकाउंट चाहिए और क्या बोलते हैं इसको, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अकाउंट से। आप डायरेक्ट लेजर से उठा उठा के डालने शुरू कर दो। डायरेक्ट लेजर हो, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस उठाओ, देखो ये सैलरी का है, P&L में जाएगा। लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है बच्चे? क्योंकि ट्रायल बैलेंस लास्ट में टैली होता है, तो यहाँ पर आपकी एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। यहाँ पर आपकी एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। अदरवाइज क्या पता कौन से वाले अकाउंट में दिक्कत आ रही हो। सपोज करो ये आ रहा हो आपका 50,000 और ये आ रहा हो 49,500। अब जब ये टैली नहीं करेगा तो आप यहीं पर ही रुक जाओगे ना। फिर गलती ढूंढ लो 500 रुपए की, कहां पर गलती है। पता लगा आपने डायरेक्ट P&L और बैलेंस शीट बनाने शुरू कर दिए और फिर 500 रुपए की गलती मिली, तो उसको कहाँ ही ढूंढते रहेंगे, कौन कौन से अकाउंट में ढूंढेंगे। तो इसीलिए ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन इसको हर कोई बनाता है। कहीं किताबों में नहीं लिखा कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस कब बनाना पड़ता है? P&L कब बनाना पड़ता है? P&L ईयर एंड पे बनता है। P&L ईयर एंड पे बनता है। एक दिन मेरे से समर तुमने क्वेश्चन पूछा था, कुछ तो था, एक लोन था 30,000 का जो आपने 25,000 में सेटल कर दिया था। मैंने आपको बताया था क्या, जिस टाइम आपने लोन लिया था उस टाइम आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज ये लोन लिया था आपने 1 अप्रैल को, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 30,000 30,000। आपने लोन 3 महीने बाद 30 जून को सेटल कर दिया। 30 जून को सेटल कर दिया 25,000 में, वट एवर इज द रीजन, आपको फायदा हो गया, आपके दोस्त ने आपके ऊपर तरस खा लिया और 25,000 में आपने लोन सेटल कर दिया। तो मैंने आपको एंट्री बताई थी एज लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक, क्योंकि आपकी जेब से 25,000 ही गए हैं तो टू बैंक 25,000 टू गेन ऑन पेमेंट ऑफ लोन या टू गेन ऑन लोन रीपेमेंट। ऐसा जनरली कभी होता नहीं है, हम पूरे 2 साल में ऐसा कोई अकाउंट नहीं पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी आप 5,000 यहाँ डालोगे। ये आपने 30/6 को करी है एंट्री। आप मुझे उस दिन बोल रहे थे सर यहाँ पे मैं डायरेक्ट टू P&L नहीं लिख सकता, ठीक है, यही बोल रहा था। अब एक और रीजन, तुम इस एंट्री की पोस्टिंग कब करने वाले हो? शाम को या अगले दिन या 2-3 दिन बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास वर्क फोर्स कितनी है। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि रोज की एंट्री है रोज ही हो जाए जर्नल की, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का लैग चल सकता है। और वैसे तो कंप्यूटर के थ्रू होती है, जैसे ही आप कंप्यूटर में एंट्री डालते हो जर्नल की, वो पट से ही चली जाती है सीधा कहाँ, लेजर में, एंटर मारते ही। अब कोई मैनुअल थोड़ी है कि यहाँ से रजिस्टर उठा के दूसरा बंदा करेगा। अब तो कंप्यूटर में चाहे टैली हो चाहे SAP हो, आप एंट्री डालोगे, एंटर मारोगे, वो पोस्ट हो जाएगी। कहाँ पोस्ट होएगी? P&L थोड़ी है। P&L बनेगा कब? 31 मार्च को। हम तो 30 जून को एंट्री कर रहे हैं, हमारे पास ये अकाउंट ही नहीं है P&L नाम का कोई अभी तो ये पोस्ट कहाँ होगी? कहीं नहीं होगी पोस्ट। हमने अकाउंटिंग पीरियड का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? यूजुअली 1 ईयर का होता है। क्वार्टरली बनता है, क्वार्टरली बनता है, टेम्परेरी बनता है। और कोई फिर तो बंदा रोज का बनाने ना लग जाए कि मुझे हर घंटे का प्रॉफिट चाहिए, रोज का चाहिए। और बच्चे P&L बनाना कोई मजाक है? अभी आप देखोगे जब लास्ट में हम P&L के चैप्टर में पहुंचेंगे, आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है P&L में। अकाउंटिंग को रोकना पड़ता है आपको। बिजनेस ऐसे नहीं होता कि सुबह से शाम तक का बिजनेस हो रहा है सिर्फ सारी रात ट्रांजेक्शन्स चलती रहती है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें सारी रात ट्रांजेक्शन चलती रहती है। जब P&L बनता है, इवन जो 31 मार्च का P&L होता है ना, 31 मार्च को जब आप अपनी बुक्स क्लोज करते हो, तो इसका P&L और बैलेंस शीट भी जा करके 30 अप्रैल को फाइनल होते हैं। कभी कभी 15 मई तक चलते रहते हैं, पूरी टीम्स बैठी रहती हैं बड़े बड़े बिजनेस में। तो साल भर का P&L भी 1.5 महीने बाद जा करके फाइनल होता है, ठीक है ना। तो हम हर महीने हर रोज नहीं बना सकते। तूने हर महीने वाली बात करी कि हर महीने बना लो, मैं कह रहा हूँ हर महीने बना लो। उस दिन कहाँ पक करूंगा? उस दिन शाम को ये एंट्री कहाँ जाएगी?
P&L वाली एंट्री पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी क्या, जाएगी, तो ये गलत है। और फिर आपकी हर एंट्री में P&L आएगा, फिर आपके सारे नॉमिनल अकाउंट्स यूजलेस हो जाएंगे। आप एंट्री क्या डालते हो वेजेस की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट P&L टू कैश लिख दूं, वेजेस का मतलब ही खत्म हो गया, फिर तो पता ही नहीं चला ये क्यों हुआ था खर्चा, राइट। तो आपको खर्चे का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, फिर वो खर्चे का अकाउंट लास्ट में जाके P&L में ट्रांसफर होगा, हाथों हाथ नहीं होएगा, फिर तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट बनेगा ही नहीं, राइट। समझ में आई बात। चलो अब ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान चीज है भाई। एक चीज और समझ लो बस, ट्रायल बैलेंस से बनाने से पहले फिलहाल रटने को बोलूंगा, सही समय आने पे समझा दूंगा। हमने दो चीजों को 5वें चैप्टर में लात मार दी थी, वो दो चीजें कौन सी थी, एक क्लोजिंग स्टॉक था, सॉरी स्टॉक था, बस यही थी, एक ही चीज थी, स्टॉक था। इसमें जब प्लस होता था और इसमें जब माइनस होता था, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे हम स्टॉक के नाम से ही करते थे। फिर हमने इसको प्लस में परचेजेस का नाम देना शुरू कर दिया, और जब जब स्टॉक लेस होने लगा तब हमने उसको सेल्स का नाम या परचेज या फिर वो स्पेशल ट्रांजेक्शन जो थी चैरिटी वैरिटी वाली जिनमें परचेजेस का माल कम होता था, हमने उसको परचेज को क्रेडिट करना शुरू कर दिया था, राइट। लेकिन हम इसको पीछे छोड़ाए थे स्टॉक को 5वें चैप्टर में ही। छठे चैप्टर में आते ही मैंने बोल दिया था स्टॉक को भूल जाओ, स्टॉक 19th चैप्टर में आएगा वापस। लेकिन यहाँ पर एक बारी छोटा सा कैमियो करेगा एक बारी स्टॉक। सिंपल है भाई, अभी फिलहाल रट लो कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो या जो आपको बनाने के लिए दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो ट्रायल बैलेंस के बाहर नजर आएगा, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड नजर आएगा, या दिखाना है आपको, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर चला जाएगा, ठीक है। और परचेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगी, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जोड़ी बनेगी और ट्रायल बैलेंस के अंदर बनेगी। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जोड़ी बनेगी, ट्रायल बैलेंस के अंदर बनेगी, और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा। फॉर मतलब क्या है मेरा कहने का, मान लो आपको एक क्वेश्चन में पैराग्राफ फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं और आपको बोला ट्रायल बैलेंस बनाना, तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में ओपनिंग स्टॉक देगा, पैराग्राफ फॉर्म में परचेजेस देगा, क्लोजिंग स्टॉक भी डाल देगा, और एक नई चीज डाल देगा एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। अब जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो आप ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक उठाओगे, साथ में परचेजेस उठाओगे, ठीक है, और बाद में नोट में ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। इस एडजस्टेड परचेजेस आपको कुछ नहीं करना, एक ऑप्शन। समझ में आई बात थोड़ी थोड़ी। दूसरा क्या ऑप्शन है इसको दिखाने का, आप ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ले आओ, फिर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सी वाली परचेजेस दिखाओगे, एडजस्टेड परचेजेस, और ये दोनों किसी काम के नहीं रहेंगे, आपके नोट में कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की जोड़ी बनेगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेजेस की जोड़ी बनेगी। रीजन समझने में समय लगेगा, ठीक है, पूरी की पूरी एडजस्टमेंट है। 19 चैप्टर देखो जरा एक बारी 19 चैप्टर देखो, जहां उसका पहला पेज है 19 की 20th विद एडजस्टमेंट वाला कौन सा है, हाँ पहली एडजस्टमेंट क्या है, ये देख ऊपर ही डब्बा जो बना हुआ है, ऊपर ही पेज में सबसे ऊपर डब्बा जो बना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है ना, और
आगे देख, एक आधा पेज खोल देगी, पूरी की पूरी डिस्कशन है इसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री में। यहाँ पर तुम देखोगे तो तुम्हें एडजस्टेड परचेजेस और वो सब नजर आएगी। पेज नंबर कौन सा है? 19.3। तो यहाँ तक तुम्हें पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक क्लास का कॉन्सेप्ट है जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एडजस्टमेंट हमारे को, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आपको आ गई हैं, ध्यान से देखोगे तो आप सारी जितनी भी बाकी सारी आती हैं, आपको सिर्फ एक रह रही है। कौन कौन सी है बता? प्रीपेड की आती है तुमको एडजस्टमेंट, अनअर्न इनकम की आती है, बैड डेट्स की आती है, ये रह रही है। अच्छा, ये आती है, 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 ये रह रही है। 3 रह रही है इसका मतलब अभी टोटल। ठीक है ना, बाकी सब आपको आता है, बस इनको अकाउंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो एक अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन आपको मोटा मोटा सब कुछ आता है। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ, पेज नंबर 14.14। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये बताना है, मैं तो बैठ ही जाता हूँ, मेरे खड़े होने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको ये बताना है कि ये जो आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हुए डेबिट में आएंगे कि क्रेडिट में आएंगे, इनके बैलेंसेस। ठीक है, फर्नीचर डेबिट, एक एक करके बोलते जाओ। ठीक है, फर्नीचर डेबिट, त्रिशी प्लांट एंड मशीनरी, परी डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, एक्सपेंस है। ठीक है बच्चे, सैलरी डेबिट, कृषव बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट लायबिलिटी है। ठीक है ना, कैश इन हैंड डेबिट एसेट है, क्रेडिटर्स बच्चे क्रेडिट लायबिलिटी है। ठीक है, सुंदरी डेटर्स सन्ड्री, सनड्राई, सन में सुखा दिया इनको, सनड्राई सन्ड्री होता है भाई, सनड्राई मत बोल देना किसी को, धूप में सुखा दिया चार की तरह इनको। डेटर्स, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड डेबिट, वेरी गुड। सेल्स, रीजन क्या है? इनकम अकाउंट है, वेरी गुड। परचेजेस डेबिट, एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड कृषव इनकम है। हाँ, कहाँ जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड डेबिट और बैड डेट्स डेबिट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बच्चे क्या, अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बना सकते हो आप। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके होते हैं, हम आसान वाला फॉलो करेंगे। एक होता है ऐसे बीच में से तोड़ दो इसको। ठीक है, यहाँ पर डेबिट बैलेंसेस लिखो, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस लिखो, और यहाँ पर अकाउंट नेम। चलो पहला वाला इसी तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 20XX, जो भी आपको डेट दे रखे हैं। यहाँ पर आप लिखोगे अकाउंट नेम डेबिट, सॉरी अमाउंट, अमाउंट और ब्रैकेट में लिख दो, या डेबिट लिखो ब्रैकेट में अमाउंट लिख दो, जैसे मर्जी कर लो, सब अपने हाथ की बात। डेबिट और ब्रैकेट में अमाउंट, और यहाँ पर लिखो अकाउंट नेम क्रेडिट और ब्रैकेट में अमाउंट। चलो बोलो, सबसे पहला क्या है? कैपिटल 2 लाख। ठीक है, कैपिटल 2 लाख। डेटर्स डेबिट साइड कितने के हैं मुझे बताते जाओ। 45,000। नेक्स्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, एसेट है कितने के? 192,000। वेरी गुड। और क्या है? सेल्स, इनकम क्रेडिट साइड 1,10,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स, ये क्या होते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, परचेजेस रिटर्न क्या आएगी? कहाँ आएगी? कहाँ आएगी?
क्रेडिट साइड, वेरी गुड। ये बड़ी गंदी चीज लगती है मुझे, परचेजेस नहीं, सॉरी, जब क्वेश्चन में रिटर्न्स आउटवर्ड लिखा है तो आप भी वही शब्द यूज करोगे, रिटर्न्स आउटवर्ड 1000। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी लायबिलिटी। ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से, हाँ ओपनिंग स्टॉक है ना, मुझे क्वेश्चन के बाद कुछ दे भी नहीं रखा है सच। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, कितना, 15,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, ओके ओके, सब दिमाग ही नहीं लगाना मुझे तो अब। कि 2000। नेक्स्ट, कहाँ आएगा, डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज, कितना, 30। ओके, रेंट कहाँ आएगा, डेबिट, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो अकाउंट में आप खर्चे ही खर्चे लोगे बस, और कुछ नहीं। रेंट अकाउंट कितना, ओके, बस। तो उसके बाद आप यहाँ पर दोनों साइडों पे इसका टोटल मार दोगे, कितना हो जाएगा बच्चे, ये 2 और 1 10, 3 10, 3 11, 11 और 11 22, 3 22, 3 22 और 8 3 30 और 30, 3,60,000। ये कितना हो जाएगा, ये भी इतना ही होगा शायद। पैंतालीस जमा 192 जमा 15 जमा 70 जमा 2 जमा 30 जमा 6, 3,60,000। ठीक है, इजी पीजी, क्लियर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट, जैसा एक आपको मेथड आपको किताब में दे रखा, आप वैसा भी बना सकते हो, हम वैसा ही बनाएंगे आगे से, ठीक है ना, ये ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, जैसा आपको किताब में दे रखा है, ये मैंने एक बता दिया था कि कभी आपको पेपर में ऐसा वाला मिल जाए तो आप घबरा मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। बच्चे कंप्यूटर्स बोलो, साइड बोलते जाओ बस। डेबिट, कैपिटल, डेटर्स, डेबिट, क्रेडिटर्स, परचेजेस, सेल्स, क्रेडिट, रिटर्न्स आउटवर्ड, क्रेडिट, बैंक ओडी, कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट। ओके जी, नेक्स्ट आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये मैं करता हूं क्वेश्चन, मुझे फिगर्स बताते जाना, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3 बच्चे पूरा लिखना, पेपरों में तुम्हें कोई बख्शेगा नहीं, मैं तो टीचर हूं, मेरी बात अलग है। ठीक है, अच्छा कोई ये मत सोचना कि ये जर्नल का फॉर्मेट है जैसा ही है तो इसमें जर्नल फोलियो भी बना दे जबरदस्ती, नहीं। ठीक है, अकाउंट्स नेम, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। बोलो सबसे पहला, लेजर फोलियो क्यों दिया होगा, सोचो, वैसे जरूरत नहीं है हमको, लेकिन क्यों दिया लेजर फोलियो, तो कौन से पेज से बैलेंस आ रहा है। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना लो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, बोलो सबसे पहला क्या दे रखा है, कैपिटल कितना, 1,40,000, वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेजेस, ध्यान से देखो क्वेश्चन आगे, परचेजेस को मत डालने की जल्दी मत करना पेपर में, ठीक है, परचेजेस को टिक करके छोड़ दो, आगे बोलो। डिस्काउंट अलाउड, सिर्फ परचेजेस बोला है मैंने, परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक को डालने की जल्दी मत करना, स्टॉक को, डिस्काउंट अलाउड कितना,
1200, वेरी गुड। कैरियज इनवर्ड कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। खर्चा है ये कितना? 11,000। नेक्स्ट सेल्स 60,000, वेरी गुड। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होंगी, ठीक है, 300, ओके। रिटर्न आउटवर्ड्स 700। प्लांट एंड मशीनरी 1,15,300, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे ओपनिंग स्टॉक टिक करो, आगे चलो। सन्ड्री डेटर्स 20,200 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, बस हैं? और भी दे रखा है कुछ क्या? इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? एसेट है, ठीक है, बीच में डाल दे रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 3,600। कमीशन रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है? कितनी? 1,800। कैश इन हैंड कितना? क्या बिजनेस कर रहा भाई, रहने दे तू, 100 रुपए लेके बिजनेस करने आया यार। कैश एट बैंक कितना? ओ देखो 100 रुपए मैंने यहाँ डाल दिया गलती से, 1 सेकेंड, 100 रुपए यहाँ पर। कितना बैंक कितना है? नहीं, गलत है। कितना? 12,000 है, और ये 10,100 है कैश एट बैंक, बस बस। और भी तो दे रखा है लास्ट में, देख तो, स्टॉक ऑन 31 मार्च दे तो रखा है, नॉट एडजस्ट। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान से देखो, ओएस भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है और सीएस भी गिवन है। इसमें से किसको मैं ट्रायल बैलेंस में जगह दे पाऊंगा? ओएस और परचेजेस को, क्योंकि मुझे एडजस्टेड परचेजेस गिवन ही नहीं है, तो मैं सीएस को चाह के भी अंदर नहीं ला सकता, मुझे सीएस को बाहर रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो मेरी यहाँ पर ओएस और परचेजेस को मुझे यहाँ पर जगह देनी पड़ेगी, और सीएस जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा एज अ एडजस्टमेंट। तो कितना कितना था आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस? ओके, और ठीक, तो अभी आपका टैली होएगा, ठीक है। 10,000 100 जमा 100 जमा 1,200 जमा 11,000 जमा 3,600 जमा 300 जमा 100 300 जमा 20 200 जमा 16,700 जमा 36,000, 2,14,500, वेरी गुड। माइनस 1,40,000 माइनस 60,000 माइनस 700 माइनस 18 माइनस 12,000 इस 2,14,500, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया? सिर्फ ये वाला पॉइंट समझाने के लिए कि यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक को जगह नहीं दे सकते थे, क्योंकि आपके पास एडजस्टेड परचेजेस की जोड़ी नहीं थी, ठीक है। अगर सर दोनों चीजें हो, मेरे पास चारों चीजें हो, तो फिर आपकी मर्जी है, या तो उस वाली को जोड़ी में ले लो या इस वाली को जोड़ी में, दोनों में से एक जोड़ी को अंदर ले लो, या तो ओएस प्लस परचेजेस की। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना? ओके जी, अब बताओ क्या है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है सुभाष ट्रेडर्स का, जिसकी दोनों साइडें मैच कर रही है ऑलरेडी, 245,800, राइट। पूछा गया है क्या ये ट्रायल बैलेंस सही है? अगर नहीं है तो सही वाला बनाओ। बताओ क्या गलती है इस ट्रायल बैलेंस में, चेक करना शुरू करो। बिल्डिंग ओके है, जहां होनी चाहिए वही है। मशीनरी डेबिट है। रिटर्न्स आउटवर्ड, अभी अभी हमने पढ़ा था, आउटवर्ड कहाँ जाता है?
क्रेडिट में, तो ये गलत लिखा हो, इसको मार्क करो, छोटा सा डॉट लगाओ इसके आगे, ठीक है ना। बैड डेट्स ओके है, कैश ओके है, डिस्काउंट रिसीव्ड दूसरी साइड जाना चाहिए, बैंक ओडी दूसरी साइड जाना चाहिए, क्रेडिटर्स ये भी दूसरी साइड जाना चाहिए, परचेजेस यहीं पर रहेंगी, उधर से चेक करो। कैपिटल ओके है, फिक्सचर्स फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट होता है, ये इधर आएगा। सेल्स ओके है, डेटर्स इधर आएंगे, और इंटरेस्ट रिसीव्ड उधर ही रहेगा। तो आपको रीड्राफ्ट करना है, जो गलत चीज़ें उनको सही करके लिखना है, बैलेंस अपने आप ठीक आ जाएगा। हो सकता है इतना ही आए या हो सकता है कुछ और आए, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस। अच्छा क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। ये किसके जैसा क्वेश्चन हो गया, ऐसी क्या चीज करी हुई आपने पहले जिसमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल के आती है, कौन सी चीज, ओपनिंग जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री। अच्छा ये खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर में यही आएगा, पेपर में यही आएगा, हमारे बच्चों के लिए नहीं है खतरनाक। बाकियों में क्या चक्कर है, जो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में आप टैली कर लोगे दोनों साइडें, यहाँ पर आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हो सही नहीं लिख रहे हो, सही लिख रहे हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मैच करने के लिए कुछ नहीं है ना, एक बैलेंसिंग फिगर बनेगी, वो आपको जबरदस्ती कैपिटल में डालनी पड़ेगी। वो किसी की 10,000 भी हो सकती है, किसी की 11,000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने बाकी चीजें कैसी लिखी हैं, टोटल सही किया है कि नहीं किया, गलत किया है। तो ये जरा दिमाग लगा के क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बनाओ इसका ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट अमाउंट है 1,70,000, ठीक है। एक बहुत छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, इसमें मेरे को दिख गई है, जरा करने से पहले सुन लो, 1 मिनट सुन लो बस है। एक ना बड़ा चैप्टर आएगा तुम्हारे पास अभी थोड़े दिनों के बाद, थ्योरी चैप्टर है, उसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन के का अगला चैप्टर है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ठीक है। इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, सिर्फ प्रोविजन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड out of profits to provide for a known liability, the amount of which is unknown। क्या अंग्रेजी है सर ये? प्रोविजन एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपने अलग कर लिया है, सेट असाइड कर लिया है आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। कि मेरे जो प्रॉफिट्स हुए थे, सपोज करो मेरे को इस साल 5 लाख के प्रॉफिट्स हुए, उसमें से 10,000 रुपये मैंने अलग कर लिए, ठीक है ना। तो समझना जरा, ये प्रॉफिट्स हैं, आगे की बात मेरे काम की नहीं है। अभी प्रॉफिट्स में से एक छोटी पोटली में मैंने 5 लाख के प्रॉफिट्स में से 10,000 अलग कर लिए और यहाँ 490 छोड़ दिए, ठीक है। फॉर अ नोन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच इज अननोन, वो सब छोड़ दो, मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ। अब ये प्रॉफिट्स जो थे ये बिजनेस के लिए एसेट थे कि लायबिलिटी थे? मैंने पहले भी कई बार बात करी हुई है इस बारे में। लायबिलिटी होते हैं। ये क्यों होते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से ये कैपिटल में जाके जुड़ते हैं और बिजनेस को ये मालिक को लौटाने होते हैं। तो प्रॉफिट खुद क्या होते हैं? एक लायबिलिटी होते हैं। अगर मैं वो चारों अकाउंट्स डाल देता कि बताओ ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, तो क्या है? इनकम है। और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। सारी इनकम अल्टीमेटली जाके कहाँ जुड़ती है? कैपिटल में। और कैपिटल का खुद का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो वो भी सब बाहर चला जाता है। तो सारी इनकम्स अपने आप में लायबिलिटी ही होती हैं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि बिजनेस ने वो इनकम कमा के मालिक को लौटानी होती है। तो मुझे बताओ, फिर वही वाली बात जो मैंने उस दिन समझाया था तुम्हें, सार्थक भी गुप्ता है, इसके फादर भी गुप्ता है, इसका भाई भी गुप्ता है। तो भाई अगर ये प्रॉफिट लायबिलिटी है तो इसका अमाउंट सेट असाइड क्या होगा? सागर में से पानी निकालोगे, सागर का पानी कैसा होता है? खारा। तो वो सैंपल भी कैसा होगा? खारा ही होगा। चलो करो क्वेश्चन आगे।
तो अब इस क्वेश्चन में लास्ट में दो चीजें प्रोविजन में लिखी हुई हैं, देख रही है। मुझसे मत पूछना सर ये एसेट है कि लायबिलिटी है, ठीक है ना, मैंने तुम्हें समझा दिया क्या है। चलो बताओ, परचेजेस कहाँ लिखा है? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, सेल्स, वेरी गुड, सन्डी डेटर्स, डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरियज आउटवर्ड, डेबिट, इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो दोनों खर्चे हैं, कैश इन हैंड, डेबिट, मशीनरी, प्रोविजन है क्रेडिट ना। फिर तूने डेबिट क्यों लिखा है बहन? ये क्या समझाया था मैंने? यही तो समझाया था कि प्रॉफिट एक लायबिलिटी है, तो प्रॉफिट्स में से निकलने वाला प्रोविजन भी क्या है? एक लायबिलिटी है, ठीक है। तेरी और सौम्या की आवाज मिलती है ना? डीएनए सेम है ना तुम्हारा, तो इन दोनों का भी तो डीएनए सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड इन डेबिट, प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस होता क्या है? जगह, बिल्डिंग, ठीक है, डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैश एट बैंक, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ छोड़ दो, बैड डेट्स है, बैड डेट्स। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपने बैड डेट्स लिख दी है, मतलब मिल गए नहीं है, वो रिकवर्ड होता है। रिटर्न ऑफ मीन्स इट इज अ लॉस, ठीक है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिटर्न ऑफ का मतलब लॉस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है भाई। अ बुक कीपर प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एरर्स गिविंग रीजंस। हैं एरर्स क्या हो सकती है इसके अंदर? देखें मैच तो कर रहा है, 12,37,000 है, 12,37,000, यही है। क्या हो गया तेरे को, क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, अब से हम इंग्लिश में बात करेंगे त्रिशी, ओके। फिर बोले हिंदी में बोलो सर, इंग्लिश समझ नहीं आ रही, ठीक है। फर्नीचर डेबिट ओके है, ठीक है। कैपिटल भी ओके लिखी है, डेटर्स भी ओके लिखे हैं, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल भी ओके लिखा है, क्रेडिटर्स 80,000 ओके हैं जी, ट्रेड एक्सपेंसेस 50,000 सही साइड पे है, सेल्स सेल्स 8,58,000 ओके है, वेजेस भी ठीक है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 98,000। अरे बाप रे, ये अंदर कैसे आ गए दोनों एक साथ? तो अब तुम्हें ढूंढना क्या है, नीचे जाओगे अभी पता लगेगा किसको जगह मिलेगी किसको जगह नहीं मिलेगी। तो नीचे जब हम आएंगे मशीनरी पे आओ, मशीनरी 98 ठीक है। मशीनरी कितनी है ध्यान से यार, मुझे कोई गड़बड़ सी क्यों लग रही है इसमें, जैसे कि बैलेंस, मशीनरी गलत जगह लिखी है ना, 50,000 इधर आनी चाहिए, ठीक है। तो दो गलती तो मिल गई। परचेजेस 625 ठीक है। वाइफ्स लोन टू बिजनेस, ये क्रेडिट होना चाहिए, लायबिलिटी होनी चाहिए। अरे हमारा खुद का लोन तक क्रेडिट होता है भाई, वाइफ का लोन क्या होएगा? क्रेडिट ही होएगा, लायबिलिटी होएगी, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड भी गलत लिखा हुआ है, 4,000 उस तरफ। ड्रॉइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर भी गलत लिखा हुआ है, डेबिट में आनी चाहिए। और मोटर वैन इधर, अच्छा मोटर वैन सही है, तो गलतियां मार्क कर लिया आपने। और आपके क्वेश्चन में आपको कोई एडजस्टेड परचेजेस लिखी थी क्वेश्चन में? नहीं, परचेजेस लिखी थी, तो कौन बाहर निकल जाएगा अपने आप? क्लोजिंग स्टॉक बाहर चला जाएगा। किसने कहा लायबिलिटी है क्लोजिंग स्टॉक? हाँ दोनों एसेट है, ओपनिंग स्टॉक भी तेरा एसेट था, क्लोजिंग स्टॉक भी तेरा एसेट है। तो दुकान वाले, मैं यहाँ पर मान लो मैं माल छोड़कर जाता हूँ शाम को, तो अगर आग लग गई तो मुझे दुख होगा कि खुशी होगी? तो क्या है, एसेट है ना भाई। दुख किस पे होता है? एसेट पे दुख होता है। सर एक एग्जांपल दो एडजस्टेड परचेजेस वाले क्वेश्चन का। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एडजस्टेड परचेजेस वाले क्वेश्चन का कोई एग्जांपल देखते हैं जिसमें एडजस्टेड परचेजेस आ रही हो, ठीक है। जिससे तुम्हें लगेगा यार एडजस्टेड परचेजेस भी कोई सच में चीज होती है। देखते हैं, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये भी स्टॉक ऑन 1 अप्रैल है, 31 मार्च, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखा है, ठीक है।
स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, डेबिट बैलेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक बाहर। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा, डोंट वरी। क्लोजिंग स्टॉक बाहर, ओपनिंग स्टॉक अंदर। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 19.28, पेज नंबर 19.28। 3,50,000 होगा ट्रायल बैलेंस का टोटल, मिला। इसके अंदर देखो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल रहा है। ऊपर जाओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, और उसके साथ क्या लिखा है, परचेजेस एडजस्टेड, है ना। और नीचे आओगे जहां पे एडजस्टमेंट दे रखे, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हुआ, राइट, नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, 10 इससे पहले वाली, उसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर थर्ड आइटम परचेजेस मिल रही है, और ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, उसके नीचे, क्रेडिटर्स के नीचे। लेकिन जब ट्रायल इसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 67,700 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 61,700। बोलो कौन सी वाली को कंसिडर करोगे। दोनों दो वैल्यूज दे रखी है, 61,700। प्रिंसिपल बोलो कौन सा, प्रूडेंस, प्रूडेंस प्रिंसिपल। याद आ रही है ये सारी चीजें ना, जो शुरू में सिखाई है, कहाँ जाके यूज होनी है, ये यहाँ जाके सब यूज होगा। तो जितना स्ट्रांग होगा ना शुरू से, ये बनाने में उतना आसान होएगा। समझ में आई बात। और भी कोई क्वेश्चन देखो, 9, 8, 7, 6, 4, 3, थर्ड पे आओ या फोर्थ पे आओ, फोर्थ पे आओ, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे 8,75,000 का ट्रायल बैलेंस है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 4 उधर ही 8,75 का ट्रायल बैलेंस है ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहली आइटम क्या है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मींस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको वे परचेजेस भी मिलेंगी बैड डेट्स के नीचे, ठीक है। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट देखोगे, क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से पहले दी हुई है। तो पहली एडजस्टमेंट ही क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च। तो क्लोजिंग स्टॉक बाहर निकल जाएगा अपने आप ही, जैसे ही ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएंगी। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंदर जाना है तो फिर एडजस्टेड परचेजेस की जरूरत पड़ती है। अब ये सब होता क्या है और क्यों है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या क्या गलतियां थी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी वही है, गलत ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, और 633 टोटल है उसका, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। और आपको जो है करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, रीड्राफ्ट करना है। तो देखें जरा क्या गलती है। ओपनिंग स्टॉक सही जगह पर है, अभी तो ठीक ही लग रहा है भाई। परचेजेस भी हैं 1,60,000 की, ठीक है, ओके है, डेबिट साइड पे है। सैलरीज ओके है, अच्छा इस साइड सारे डेबिट हैं तो ध्यान से, कोई टेंशन ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये उधर होगी, लायबिलिटी है, ठीक है ना। सब चीजें समझ में आती है ना भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है तुम लोगों का, समझ में आ रही है बात। सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी सब अच्छे से पता है तुम्हें क्या चीज है, लायबिलिटी कैसे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्या होती है। वेजेस, वेजेस ड्यू उधर चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग है। बिल्डिंग, प्लांट, इंटरेस्ट रिसीव्ड उस साइड जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा है, इधर ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उधर चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन प्लांट पे, किसी पे भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ये यहीं रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो सही जगह लिखे हुए हैं, ठीक है। रिटर्न्स आउटवर्ड उधर चले जाएंगे, आउट हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, अरे ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा था और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। क्वेश्चन का जहां आंसर दे रखा है उसके नीचे पढ़ो, सबसे नीचे नोट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड विद परचेजेस, ठीक है। इधर आओ, क्रेडिट बैलेंस में सेल्स ओके है, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होता है तो ये इधर आ जाएगा। इक्विपमेंट्स एसेट्स हैं आपके, ठीक है। रिपेयर्स टू बिल्डिंग
ये भी डेबिट आएगा, वेजेस है, ओ सॉरी क्या एक्सपेंस है। ड्राइंग्स ये भी उधर जाएगा। सन्ड्री रिसीट्स ये सही रहेगा, इनकम है। बैंक ओडी लाइबिलिटी यही रहेगी। ग्राउंड रेंट बच्चे ध्यान से, बड़े ध्यान से, ग्राउंड रेंट ये क्या है, क्या चीज? नहीं मेरा मतलब किस चीज का बिजनेस है, अलग से आइटम देख रहे हो? मैं एकदम रुक गया हूँ ग्राउंड रेंट पढ़ते ही। क्यों, किस चीज का बिजनेस है? द अकाउंटेंट ऑफ गुरमान प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। कुछ नहीं पता लगा किस चीज का बिजनेस है, मुझे खुद भी नहीं पता कि ग्राउंड रेंट क्या है। हाँ ये एक सेकंड में, मुझे सच में नहीं याद, लेकिन मुझे देखकर बताओ जरा कि ग्राउंड रेंट कहाँ दे रखा है इसने आंसर में। आंसर में डेबिट में, परफेक्ट है, ठीक है। बच्चे एक चैप्टर हुआ करता था पहले क्लास 12th में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, ठीक है। ग्राउंड रेंट ना इसलिए मैं अटक गया क्योंकि ग्राउंड रेंट इनकम में आता है जनरली। क्यों ग्राउंड रेंट इनकम में आता है? एनपीओ का क्या काम होता था? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास, जैसे ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये ग्राउंड रेंट कमाते हैं। भाई आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जाकर स्विमिंग के कॉस्ट्यूम के चार्जेस देते हो, लॉकर रेंट देते हो, तो एक नॉर्मल बिजनेस के लिए लॉकर रेंट क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन स्कूल के लिए लॉकर रेंट, तुम्हारा स्कूल, उसके लिए ग्राउंड रेंट क्या होगा? सोच के देखो, दिवाली मेला के लिए तुम्हारे स्कूल ने ग्राउंड दे दिया अपना रेंट पे किसी को शाम को, तो ग्राउंड रेंट इनकम हो जाएगी। तो इसलिए मैं अटक गया था क्योंकि ग्राउंड रेंट लिखा होता है। ग्राउंड रेंट जनरली इनकम होता है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि उसके पास कोई ग्राउंड है और उसने उसको रेंट पे दे दिया। तो ऐसी चीजें अटका सकती हैं। अगर आप इसको गलत साइड पे डाल देते, मान लो ये इनकम ही होती सच में, और मैं अपनी जनरल नॉलेज से इसको एक्सपेंस में डाल देता, जैसे अभी तुम सब लोग डाल रहे हो, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस कितने से ऑफ होता? 16,000 से। समझ में आ रही है बात? मैंने शुरू में बताई थी, जब भी ट्रायल बैलेंस तुम्हारा ऑफ जा रहा हो, तुम्हें हाफ की आइटम ढूंढनी है, हाफ की। तो अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस 16,000 से ऑफ हो गया, तो तुम्हें 8 की आइटम ढूंढनी है कि वो उसी साइड गलत होगी, पक्की बात है। आ रही है ये बातें समझ में? क्योंकि अगर इसको तुमने यहाँ की जगह वहां डाल दिया होता है, तो ये इधर जाने की बजाय उधर 8 चला गया होता, 16 से ऑफ हो जाता। ठीक है ना? तो ये गलतियां ढूंढने के तरीके अकाउंट्स के अंदर। रिटर्न से इनवर्ड, ये सही जगह है कि गलत जगह पड़ा हुआ है? गलत जगह पड़ा हुआ है। कैपिटल सही है, इन्वेस्टमेंट्स गलत जगह पड़ी हुई है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको। दो तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर पेपर में, या तो कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर ढूंढनी होगी, या ठीक करके लिखना होगा रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस। वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप सोचो इतना इजी दे देंगे आपको कि 10 आइटम दे दी और बोल दिया इनको ट्रायल बैलेंस बना करके डालो, जो हमने शुरू में करे थे, वैसा नहीं आता। तो या तो कैपिटल या ये, कंपैरेटिवली ये ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस मैच करता है आपका। जब तक मैच नहीं करेगा आप अटके रहोगे कि कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है। कैपिटल वाले में आपने जो निकाल दिया वही आपके लिए सही है, फिर आप अपने दोस्त के भरोसे हो जाओगे, भाई तेरा क्या आ रहा है, पता लगा उस बेवकूफ का गलत हुआ और आप अपना गलत करने पे तुल गए कि अब तो मैं अपना गलत करके छोड़ूंगा। ठीक है भाई, तो ये है ट्रायल बैलेंस। जल्दी से इसके क्वेश्चंस चाहे तो 1 सेकंड के लिए कर लो। अच्छा जीएसटी पीएसटी आ जाए इसके अंदर आइटम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनपुट का कोई भी अकाउंट आ जाएगा तो किस साइड डाल दोगे उसको? एसेट साइड पे या एक्सपेंस? एक्सपेंस तो होता ही नहीं है, एसेट ही होता है, तो उसको सबको डेबिट साइड पे डाल दोगे। आउटपुट का कोई भी जीएसटी दे दिया अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको लायबिलिटी साइड पे डाल दोगे। ठीक है, सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है आपको, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो आप। बैलेंस शीट जब बनेगी तब सेट ऑफ करके आएगा फाइनल बैलेंस। ठीक है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट सा, पढ़ लो। अ ट्रायल बैलेंस, एमसीक्यू में, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, अ समरी, एन अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है। बैंक रिकंसिलेशन इज अ स्टेटमेंट। और एक और चीज पढ़ी थी हमने थोड़े दिनों पहले, वो क्या थी स्टेटमेंट? वो छोटी वाली क्या, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, तीनों की तीनों चीजें स्टेटमेंट है। ठीक है, एन एसेट अकाउंट शोज अ डैश बैलेंस, डेबिट बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंपल्सरी और ऑप्शनल? ऑप्शनल।
ठीक है, पता नहीं तुम्हारे पास है कि नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस शोज ओनली क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ, बोथ। Which of the following is shown on the debit side? Cash in hand, rent outstanding, creditors, bank OD. Cash in hand. Which of the following is on credit side? Sundri, debtors, creditors, inventory, goodwill. Creditors. Trial balance is a list of balances of, ध्यान से सुनना, all accounts having balance, only personal and real, only real and nominal, और all accounts. All accounts having balance. अगर जीरो बैलेंस है तो यहाँ हम जबरदस्ती नहीं दिखाएंगे उसको, ठीक है ना। The preparation of trial balance helps in, बच्चे ध्यान से, तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये, assessing the financial position, लिखो, देखो ऑप्शन क्या है। ट्रायल बैलेंस से फायदा मिलता है किस बात का? टू असेस द फाइनेंशियल पोजीशन, लोकेटिंग एरर्स ऑफ ऑल टाइप्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और नन ऑफ दीज। ओके, आंसर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लोकेटिंग एरर्स ऑफ ऑल टाइप्स लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो अभी जब हम रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में आएंगे तब तुम्हें समझ में आएगी बात कि ऑल टाइप्स की एरर्स ट्रायल बैलेंस से नहीं मिल सकती। टाइप्स ऑफ एरर्स बहुत सारी होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, पोस्टिंग एरर, कास्टिंग एरर, बहुत सारी एरर्स होती हैं। तो पूरा का पूरा एक चार्ट बनवाऊंगा कौन सी एरर्स ट्रायल बैलेंस से मिल जाती हैं और कौन सी नहीं मिलती हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा होता ना लोकेटिंग ऑफ एरर्स तो हो जाता, लोकेटिंग एरर्स ऑफ ऑल टाइप्स लिखता है तो वो ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलेंगी। असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन वो भी ट्रायल बैलेंस से नहीं होता, वो तो बैलेंस शीट से होता है। असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस P&L से होता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में ये आपकी हेल्प करता है, यस मैंने सिखा दिया था शुरू में ही कैसे करता है, ठीक है बच्चे। टर्म 1 का हमारा कोर्स यहाँ तक खत्म हो चुका है अब, ठीक है।